दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे किसान की है जो अपनी 2 बीघा जमीन बचाने के लिए आसमान से भी भारी संघर्ष उठाता है। जिसके पैर छिल जाते हैं, किस्मत टूट जाती है, पर वह उम्मीद नहीं हारता। यह सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, ये इंसानियत और हिम्मत की आखिरी सांस तक की लड़ाई है। आज एसएससी ने स्टोरीज लेकर आया है भारतीय सिनेमा की सबसे दर्द भरी दास्तान 2 बीघा जमीन। 1953 में आई बिमल रॉय की ये मास्टरपीस सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि करोड़ों किसानों की अनकही कहानी है, जहां गरीबी पेट काटती नहीं है, सपने भी काटती है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक ऐसे गांव से जिसमें 2 साल से अकाल पड़ रहा होता है। इस गांव में एक गरीब मगर ईमानदार किसान शंभू महतो रहता है, जिसके पास विरासत में मिली 2 बीघा जमीन होती है। शंभू के परिवार में होती है उसकी पत्नी पार्वती, मासूम बेटा कन्हैया और बीमार बूढ़ा बाप जो अक्सर बीमार ही रहता है। अकाल के इन दिनों में शंभू जमींदार ठाकुर हरनाम सिंह से कुछ रुपए उधार ब्याज पर ले लेता है। पूरा गांव अकाल से पीड़ित रहता है, इसलिए सभी लोग बारिश के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और एक दिन गांव में वर्षा हो जाती। सभी किसान खुशी से झूम उठते हैं। कुछ दिन बाद शंभू अपने पड़ोसी किसानों के साथ खेत में जुताई कर रहा होता है। तभी वहां जमींदार हरनाम अपने साथ 3 लोगों को लेकर आता है। वे लोग मिल बनाने के लिए उस जमीन का चुनाव कर लेते हैं। उस जमीन के बीच में शंभू की 2 बीघे जमीन भी आती है, इसलिए जमींदार शंभू की जमीन खरीदने के लिए उसको पैसे का लालच देता है। लेकिन शंभू अपनी जमीन को अपनी मां समझता था, इसलिए वह किसी भी कीमत पर अपनी जमीन बेचने से इनकार कर देता है, जिस पर जमींदार उसे डराने धमकाने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी शंभू अपनी जमीन बेचने को तैयार नहीं होता है, इसलिए जमींदार उससे अपना कर्ज मांगता है और कर्ज चुकाने के लिए सिर्फ 1 दिन की मोहलत देता है। घर जाकर शंभू अपने पिता और बेटे के साथ जमींदार से लिए कर्ज को जोड़ता है, जो टोटल 65 रुपए का निकलता है। उस समय के हिसाब से 65 रुपए एक बहुत बड़ी रकम थी। पैसा जुटाने के लिए शंभू अपने वाइफ के सोने के झुमके बेच देता है। अगले दिन कर्ज चुकाने के लिए शंभू 65 रुपए लेकर जमींदार के घर पहुंच जाता है, लेकिन हरनाम उसके साथ धोखाधड़ी करके उस पर 235 रुपए कर्ज निकालता है और उससे अपनी रकम मांगता है। शंभू के पास इतनी बड़ी रकम नहीं होती है, इसलिए वह जमींदार के पैर पकड़ लेता है और कर्ज चुकाने के लिए थोड़ा टाइम मांगता है। लेकिन जमींदार हरनाम उसको और वक्त नहीं देता है और उस पर झूठा केस कर देता है। शंभू को कोर्ट में पेश किया जाता है। हमेशा की तरह कोर्ट में पैसे वालों का पलड़ा भारी होता है, जहां कोर्ट फैसला सुनाती है कि शंभू महतो को 3 महीने के अंदर ठाकुर हरनाम का कर्ज चुकाना होगा, नहीं तो उसकी जमीन नीलाम कर दी जाएगी। इतना कम टाइम मिलने के बाद शंभू जज साहब के सामने काफी गिड़गिड़ाता है, लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई नहीं होती है और थक हार कर शंभू अपने घर चला जाता है। घर जाने पर शंभू पैसा जुटाने के लिए इधर उधर हाथ पैर मारता है, लेकिन पैसे का कोई भी इंतजाम नहीं हो पा रहा होता है। इसलिए पैसा कमाने के लिए वह कोलकाता जाने की सोचता है और अपने परिवार से कोलकाता जाने के लिए डिस्कस करता है। कलकत्ता जाने की बात सुनकर उसका बेटा भी उसके साथ जाने की जिद करने लगता है, लेकिन शंभू उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। कुछ दिन बाद शंभू अपने परिवार को छोड़कर दुखी मन से कोलकाता के लिए निकल जाता है। रास्ते में ट्रेन में बैठकर जब शंभू कोलकाता के लिए जा रहा होता है तो अचानक से उसकी नज़र कन्हैया पर पड़ती है, जिसको देखकर शंभू चौंक जाता है और साथ ही साथ उस पर गुस्सा भी होता है। लेकिन अब वह क्या ही कर सकता था, इसलिए वह अपने बेटे कन्हैया को लेकर कोलकाता पहुंच जाता है। शंभू और उसका बेटा काम की तलाश में सारे दिन इधर उधर भटकते हैं, लेकिन उनको कोई भी काम नहीं मिलता, इसलिए शंभू वापस अपने गांव आने की सोचने लगता है। तभी कन्हैया को भूख लगने लगती है। शंभू खाना लेने के लिए कन्हैया को एक जगह पर छोड़कर चला जाता है। कन्हैया को वहां पर एक बूट पॉलिश करने वाला लड़का मिलता है, जिसका नाम लालू उस्ताद होता है। लालू शहर की चालाकियां और रहन सहन अच्छी तरह से जानता था। लालू का कोई मकान नहीं होता है और वह फुटपाथ पर ही रहकर अपना जीवन व्यतीत करता था। कन्हैया और लालू में दोस्ती हो जाती है। तभी वहां पर शंभू आता है और कन्हैया को खाना दे देता है। दोनों बाप बेटे मिलकर खाना खा लेते हैं। रात में सोने के लिए शंभू के पास कोई ठिकाना नहीं होता है, इसलिए वे दोनों वहीं फुटपाथ पर ही सो जाते हैं। रात में एक चोर शंभू का सामान चुरा लेता है। शंभू की जब आंखें खुलती है तो उसको पता चलता है कि उसका सामान कोई चुरा ले गया। तो शंभू बहुत दुखी होता है और सोचता है कि अब वह वापस अपने गांव भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पास अब जो भी पैसा था वो सब चोरी हो गया था। सुबह जब शंभू उठता है तो देखता है कि उसके बेटे की तबीयत भी खराब हो चुकी है, इसलिए वह आसपास ही रहने का ठिकाना ढूंढने लगता है। ठिकाना ढूंढते ढूंढते शंभू बाबू साहब की बस्ती में पहुंच जाता है, जहाँ की मालकिन एक दबंग महिला होती है, जो पैसा न होने के कारण शंभू को कमरा
किराए पर देने से मना कर देती। लेकिन जब वह उसके बेटे की खराब तबीयत को देखती है तो उस पर तरस खाकर उन दोनों को कमरा दे देती। शंभू पैसा कमाने के लिए एक बार फिर से कोलकाता शहर में निकलता है और कुलीगिरी का काम कर कर कुछ पैसे कमा लेता है, जिससे उसके खाने पीने और किराए का जुगाड़ हो जाता है। शंभू के कमरे के पास ही एक दूसरे कमरे में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है जो रिक्शा चलाने का काम करता था। उसकी तबीयत खराब हो जाती है और शंभू उसकी मदद करता है। कुछ दिन बाद जब उस व्यक्ति की तबीयत ठीक हो जाती है तो वह भी शंभू की मदद करता है और शंभू को रिक्शा चलाना सिखा देता है। शंभू किराए पर रिक्शा लेकर रिक्शा चलाने का काम करने लगता है और उसकी थोड़ी बहुत कमाई होने लगती है। शंभू दिन रात मेहनत करता है, कभी भूखा कभी थका हुआ, पर उसके दिल से सिर्फ एक ही आवाज आती है, मुझे अपनी 2 बीघा जमीन बचानी। दूसरी तरफ गांव में शंभू की पत्नी पार्वती पैसा इकट्ठा करने के लिए सिंघाड़े तोड़ने का काम करने लगती है, जिस कारण पानी में उतरने से उसकी तबीयत भी खराब रहने लगती है। ठाकुर हरनाम का मुनीम पार्वती पर बुरी नजर रखने लगता है और एक दिन वह शंभू के घर आता है। वहां वह पार्वती के कान भरने की कोशिश करता है। वह पार्वती से कहता है कि उसका पति शंभू तो शहर में मौज उड़ा रहा है और किसी और महिला के चक्कर में पड़ गया है। उसकी बात सुनकर पार्वती को बहुत दुख होता है और साथ ही साथ उसको विश्वास नहीं होता है कि उसका पति ऐसा कर सकता है। दूसरी तरफ कोलकाता में एक दिन कन्हैया को उसका दोस्त लालू उस्ताद मिलता है, जो उसे बताता है कि वह जूता पॉलिश करके अच्छे पैसे कमा लेता है। इसलिए कन्हैया भी सोचता है कि उसे अपने पिता की मदद करनी चाहिए और वह रिक्शे वाले बूढ़े आदमी से अपने लिए जूता पॉलिश करने वाला बॉक्स बनवा लेता है और उससे कहता है कि जब तक मैं बहुत सारे पैसे न कमा लूं तब तक मेरे बापू को इस बारे में कुछ मत बताना। अगले दिन वह अपने दोस्त लालू उस्ताद के साथ चौराहे पर बैठकर बूट पॉलिश करने लगता है, जहां लालू उस्ताद उसे बूट पॉलिश करना और ग्राहकों को हैंडल करना सिखा देता है। शाम को कन्हैया जब अपने घर पहुंचता है तो शंभू उसके पास पैसे देखकर गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि कन्हैया चोरी करके ये पैसे लाया है। शंभू उसको मारने पीटने लगता है, लेकिन तभी रिक्शे वाला बूढ़ा आदमी आकर उसको बताता है कि यह तो जूता पॉलिश करके पैसे कमा रहा है। अपने बेटे की इस मेहनत को देखकर शंभू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपने किए का पछतावा होता है। शंभू को साथ ही साथ खुशी भी होती है कि उसका बेटा भी उसकी जमीन छुड़ाने में हेल्प कर रहा है। अगले दिन शंभू अपनी बीवी को मनी ऑर्डर और एक चिट्ठी भेजता है और चिट्ठी में लिखता है कि उसका बेटा भी पैसे कमाने लगा है। पार्वती को जब मनी ऑर्डर मिलता है और चिट्ठी मिलती है तो वह खुश हो जाती और उन पैसों को संभाल कर रख देती। दूसरी तरफ कोलकाता में बाप बेटा पैसा कमाने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। ज्यादा पैसा बचाने के लिए वे लोग खाना खाना भी कम कर देते हैं। जमीन छुड़ाने के लिए जो 3 महीने की मोहलत मिली थी वह भी धीरे धीरे खत्म होने लगती। एक दिन शंभू एक सवारी को बैठाकर रिक्शे में बड़ी तेजी से ले जा रहा होता है और अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसका रिक्शा टूट जाता है और उसको बहुत सारी चोटें लगती, जिससे उसका काफी ब्लड बह जाता है और वह काफी कमजोर हो जाता है। डॉक्टर उसे सही से खाने पीने की सलाह देते हैं, लेकिन ज्यादा पैसा बचाने के लिए शंभू खाने पीने पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, जिस कारण वह रिक्शा चलाने की हालत में भी नहीं होता है। एक दिन कन्हैया जूता पॉलिश करने के लिए चौराहे पर बैठा होता है, तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। सभी लड़के पुलिस वालों को देखकर वहां से भागने लगते हैं और भागते समय कन्हैया का बॉक्स गिर जाता है। तभी उसके ऊपर एक गाड़ी चढ़ जाती है, जिससे उसका बॉक्स टूट जाता है, जिससे कन्हैया का रोजगार भी खत्म हो जाता है। अब कोलकाता में बाप और बेटे दोनों बेरोजगार हो जाते हैं। इस कारण से शंभू अपने गांव में पार्वती के पास मनी ऑर्डर नहीं भेज पाता है, इसलिए पार्वती गांव में मजदूरी का काम करने लगती है। उधर दूसरी तरफ शहर में रोजगार बंद हो जाने के कारण कन्हैया चौराहे पर बैठा होता है। तभी उसके पास एक पॉकेट मार लड़का आता है, जिससे कन्हैया पहले भी मिल चुका होता है और उन दोनों के बीच थोड़ी जान पहचान होती है। वह पॉकेट मार लड़का कन्हैया की मदद करता है और उसको अपने साथ पॉकेट मारने के लिए ले जाता है। कन्हैया चोरी करना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में वह उसका साथ देता है और शाम को पॉकेट मारने के बाद अपने दोस्त से 50 रुपए लेकर अपने बाप के पास दवाइयाँ और खाना लेकर पहुंचता है। शंभू कन्हैया से इन दवाइयों और पैसों के बारे में पूछता है, जिस पर कन्हैया उसे सच बता देता है। शंभू कन्हैया को चोरी के पैसे लेने पर बहुत मारता है। शंभू को सब दुख मंजूर थे, लेकिन उसे बेईमानी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। शंभू कन्हैया से उन सभी चीजों को वापस उसी पॉकेट मार लड़के को दिलवा देता है। कन्हैया अपने पिता की स्थिति को देखकर अपनी माँ को चिट्ठी लिखता है और उसे कोलकाता आकर शंभू की देखभाल करने के लिए कहता है। शंभू की स्थिति के बारे में जानकर पार्वती कोलकाता के लिए निकल पड़ती। उधर शंभू की तबीयत सही नहीं होती है, फिर भी उसे अपनी जमीन छुड़ाने के लिए फिक्र होने लगती है और वह मजबूरी में रिक्शा लेकर रिक्शा चलाने के लिए निकल पड़ता है। पार्वती जब कोलकाता पहुंचती है तो वह
शंभू का पता पूछने के लिए एक आदमी से मिलती है। वह आदमी उससे कहता है कि मैं शंभू का दोस्त हूँ और उसे धोखे से अपने घर ले आता है, जहाँ वह पार्वती के साथ जबरदस्ती करने लगता है। पार्वती उससे अपनी जान छुड़ाकर भाग निकलती है और भागते भागते कार के आगे आ जाती और उसका एक्सीडेंट हो जाता। पार्वती को काफी चोटें आती हैं और वह बेहोश हो जाती। आसपास के लोग पार्वती को हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए एक रिक्शे वाले को खोजते हैं और वह रिक्शे वाला होता है शंभू। शंभू अपनी वाइफ को देखकर चौंक जाता है और उसको बहुत दुख होता है। पार्वती की स्थिति गंभीर होती है और उसे आनन फानन में हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहां पार्वती के इलाज में शंभू की सारी जमा पूंजी खर्च हो जाती है। उधर दूसरी तरफ गांव में 3 महीने की समय सीमा खत्म हो जाती है और शंभू की जमीन को नीलाम कर दिया जाता है, जिसको जमींदार हरनाम सिंह खरीद लेता है और अपनी फैक्ट्री का काम चालू कर देता है। जमीन नीलाम होने की खबर से शंभू का बापू पागल हो जाता है और इधर उधर भटकने लगता है। कुछ दिन बाद शंभू अपने पूरे परिवार के साथ गांव में आता है तो देखता है कि उसकी 2 बीघा जमीन पर मिल का काम चल रहा होता है, जिसको देखकर शंभू घुटनों के बल बैठ जाता है और पूरा परिवार यह देखकर टूट जाता है। और इसी दुखद अंत के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। दोस्तों, 2 बीघा जमीन सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये उस भारत की पुकार है जहां मेहनत के सामने हमेशा सिस्टम खड़ा हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो SS सिने स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम फिल्में नहीं कहानियों की आत्मा सुनाते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखना, जमीन सिर्फ खेत नहीं है, कई बार किसी की आखिरी उम्मीद होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।